नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ सवाल लेकर आपके पास आया हूं। क्या आज भी बिहार के चुनाव में अपराधियों का बोलबाला रहेगा? क्या अभी भी मोकामा में खून की होली खेलने का रस्म बरकरार रहेगा? और अगर है तो कौन है इस होली के रंगों का जिम्मेदार? चुनाव के वक्त हत्या, अपहरण, कब तक बिहार को इसी नाम से जाना जाएगा? और कब तक इन हत्यारों को सरकारों का संरक्षण मिलता रहेगा? बीते दिनों की घटना से पूरे बिहार को हिला दिया है। लोग सहमे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार के पास यह विकल्प भी नहीं कि वह लालू यादव के जंगल राज को का हवाला देकर बचने की कोशिश करे, क्योंकि अब राज भी आपका है और तंत्र भी आपके हैं। फिर जिम्मेदारी किसकी है? बिहार की बदहाली का ठीकरा जनता और वोटर्स पर फोड़ने वाले, मतदाताओं पर फोड़ने वालों से मेरा यह सवाल है कि आखिर जनता की क्या गलती है? जनता जिस भी सरकार पर अपना भरोसा जताती है, सब उन्हें धोखा देते हैं। वही अव्यवस्था, वही पैसे लेकर अपराधियों को संरक्षण देना। अब चलिए सुनते हैं दुलारचंद यादव की हत्या की कहानी, जो कुछ दिनों पहले मोकामा में घटी। और विस्तार में जाने से पहले मैं मोकामा के चुनाव में उतरने वाले पहलवानों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जेडीयू की तरफ से वर्तमान विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी है, पर इस बार जेडीयू ने अनंत सिंह को टिकट दिया और आरजेडी ने दूसरी ओर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारा। दोनों ही भूमिहार समुदाय से हैं और इनकी पुरानी रंजिश रही है और दोनों पे ही बड़े मुकदमे दर्ज हैं। जनसुराज की तरफ से अगर हम बात करें तो टिस मुंबई से मास्टर्स किए हुए प्रत्याशी प्रत्युष जो धानुक समाज से आते हैं, वो भी इस लड़ाई में मोकामा की विधानसभा से एक प्रत्याशी हैं। पहले तो यही मेरा सवाल होगा दोनों गठबंधनों से, चाहे वो महागठबंधन की ओर से जो कैंडिडेट है या फिर एनडीए की ओर से जो कैंडिडेट है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये सो कॉल्ड बाहुबली मिलते हैं टिकट देने के लिए? क्या पूरे मोकामा में पढ़े लिखे लड़के भूमिहार समाज से या किसी भी अन्य समाज से आपको नहीं मिलते जिन्हें आप लड़ा सके इस चुनावी अखाड़ा में? यही दिखाता है कि आप कितने आतंक और अपराध को लेकर आप कितने सीरियस हैं, कितने संवेदनशील हैं। पूरे देश से ऐसी खबरें आनी बंद हो चुकी है। हर देश के हर हिस्से में चुनाव में छोटी मोटी घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, छोटी मोटी झड़पों को अगर हम छोड़ दें, तो अमूमन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ही होता है। पर अगर हम बिहार की बात करें, मुंबई जैसे जगह जिसे एक समय में गैंगस्टर्स का शहर कहा जाता था, वहां पर भी चुनाव में मर्डर जैसी घटनाओं का जिक्र सुनने को नहीं मिलता। पर बिहार में बिना खून की होली के चुनाव संपन्न हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं। यह दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन की लापरवाही है, उनकी बिहार को लेकर सीरियसनेस क्या है। खुलेआम प्रत्याशी 40-50 गाड़ियों को लेकर प्रचार में उतरते हैं, आर्म्स लेकर घूम रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ धरे बैठा है, जैसे किसी बड़े घटना के घटने का इंतजार कर रहा हो। दुलारचंद यादव की अगर हम बात करें तो वो पहले आरजेडी से जुड़े रहे, फिर वो जेडीयू में भी कुछ दिन रहे और इस बार जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष को वो समर्थन दे रहे थे। इससे अनंत सिंह के लोगों में खिंच थी। अगर दुलारचंद यादव की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1990 के दशक में हत्या, अपहरण जैसे मामलों में उनका भी नाम दर्ज रहा है। पर पिछले 10 सालों से वे समाज सेवा और सामाजिक कार्यों में अधिक समय दिया करते थे और अनंत सिंह पर अक्सर हमलावर भी रहते थे। अनंत सिंह की पत्नी पर वे निजी टिप्पणियां भी करते थे। एक दिन पहले ही दुलारचंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पे बात करते हुए एक इंटरव्यू में कुछ निजी टिप्पणियां भी की थी। इसकी सच्चाई क्या है यह हमें नहीं पता, पर लोगों का कहना है कि ऐसी बयानबाजियों के कारण ही अनंत सिंह और दुलारचंद के बीच हमेशा तनातनी रहती थी और अंत में वही हुआ जिसका डर था। अनंत सिंह, जिनकी छवि एक क्रिमिनल की है और जिन पर हत्या, फिरौती, अपहरण, धमकी देने जैसे कई आरोप हैं, प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से अगर हम बात करें तो दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को अनंत सिंह बड़ी संख्या में लगभग 40-50 से अधिक वाहनों से अपने काफिले को लेकर जन प्रचार में निकले थे। दूसरी ओर से जन सुराज के पीयूष की गाड़ियां भी आ रही थी, जिनमें पीयूष स्वयं और साथ में दुलारचंद यादव भी थे। जब दोनों का काफिला, उनकी गाड़ियां आमने सामने हुई तो झड़पें शुरू हुई। अब किसकी तरफ से किया गया यह जांच का विषय है, किसने शुरुआत की यह जांच का विषय है। पर यह झड़प पत्थरबाजी का रूप लेते गई और वह पत्थरबाजी अंततः गोलीबारी में तब्दील हो गई। कुछ वीडियोस में दुलारचंद यादव को पत्थर फेंकते हुए देखा गया है, पर उनके शरीर पर कुर्ता नहीं था। लोगों का कहना है कि दुलारचंद यादव को अनंत सिंह के लोगों ने उनके कुर्ते को फाड़ दिया और फिर पत्थरबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि कुछ ही देर बाद अनंत सिंह के लोगों ने दुलार चंद के पैर पे गोली मारी। उसी समय उनके पोते का बयान है, जो दूसरी गाड़ी में था, जैसे ही दुलार चंद यादव को पैर में गोली लगी और वे जमीन पे गिरे, उन्हें शंका हुई कि उन्हें भी मार दिया जाएगा, यह उनके जीवन की अंतिम घड़ी है। उन्होंने अपने पोते को चिल्लाकर कहा, भाग जा पोता, ताकि कहीं उनके पोते की भी जान न ले ली जाए। तो अंत में हुआ ये कि पीयूष को उनके बाउंसरों ने बचा लिया, पोते को उसके दादा ने बचा लिया, पर अपराध की दुनिया से समाज सेवा की ओर बढ़ रहे दुलार चंद यादव की जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गोली लगने की पुष्टि हुई है। कई फ्रैक्चर की भी बातें कही जा रही है, क्योंकि आरोप यह भी है कि गोली मारने के बाद उन्हें लोहे की रॉड से भी मारा गया, उनके शरीर पर हमला किया गया और अंत में जब वह नहीं मरे तो थार गाड़ी उनके शरीर के ऊपर से चढ़ाकर चला दिया गया। कहा जा रहा है कि उनके शरीर को थार गाड़ी से कई बार रौंदा गया ताकि जान किसी तरह से बच न सके। यह सब प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया जा रहा है। एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज कराई जा चुकी है और 48 घंटे के बाद कल रात अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अगर अनंत सिंह की बात करें तो वे कुछ ही दिनों पहले सोनू मोनू गैंग के साथ गोलीबारी की घटना में जेल से रिहा हुए थे। लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर लाया गया और कहा जाता है कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। फिर वे वापस जेल चले गए और कुछ दिनों पहले ही रिहा होकर बाहर आए थे। अब जैसे ही निकले, उन पर दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप लग गया। साथ ही उनके भतीजे राजवीर और करमवीर का भी नाम इस घटना से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही रॉड से दुलार चंद यादव पर हमला किया और गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाकर निकाल दी। पर इनमें कितनी सत्यता है, यह पुलिस के जांच का विषय है। अब देखते हैं कि पुलिस के जांच में क्या निकल कर आता है। जाते जाते एक सवाल मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकारी एजेंसियां भी बिहार को फॉर ग्रांटेड लेती हैं? क्या चुनाव आयोग को इस पर ध्यान नहीं रखना चाहिए कि 40-50 गाड़ियों में हथियार बंद होकर काफिले कोई कैसे निकाल रहा है? क्या चुनाव में आचार संहिता के दौरान काफिले में हथियार ले जाने की अनुमति है? पूरे बिहार को पता है कि मोकामा एक संवेदनशील इलाका है, तब भी प्रशासन की क्या व्यवस्था थी? या फिर यह जानबूझकर कराया जाता है? यह किसकी लापरवाही है? अब मेरा अंतिम सवाल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि आखिर कौन शुरू करता है यह जातीय संघर्ष? जब बलशाली अपने बल का प्रदर्शन किसी की जान लेकर करता है और अहंकार और सत्ता के संरक्षण में अत्याचार की पराकाष्ठा कर देता है, तभी जातीय संघर्ष की आग भड़कती है। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि कभी भी गलत आदमी को मत जिताइए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। सांप को दूध पिलाओगे तो पलट के तुम्हें ही डसेगा। चाहे वह किसी भी समाज का हो, उसे मत जिताइए। साथ ही मैं पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा इस घटना में संलिप्त सभी अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मिसाल पेश की जाए कि आगे कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। किसी भी अपराधी को संरक्षण देने के लिए पूरे बिहार को इस जातीय संघर्ष की आग में मत झोंकिए और बिहार को पुराने इतिहास को दोहराने पर मजबूर मत कीजिए। बचा लीजिए बिहार को। प्रशासन की लापरवाही और अपराध को सत्ता का संरक्षण ही बिहार की बदहाली का सबसे बड़ा कारण है। अगर पुलिस और सरकारें अपराधियों को संरक्षण न दें और पीड़ितों को सही समय पर न्याय दे तो कोई भी जनता हथियार नहीं उठाएगी, किसी कीमत पर नहीं उठाएगी। किसे पसंद है लाखों रुपए कोर्ट कचहरी में बर्बाद करना, दर दर की ठोकरें खाना, भगोरों की तरह जीवन जीना, परिवार से दूर रहना, सलाखों के पीछे रहना? किसे पसंद है? सबको आम चैन सुकून की जिंदगी पसंद आती है। अगर दुलार चंद यादव अपराधी थे तो वो खुलेआम क्यों घूम रहे थे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर अनंत सिंह पे सैकड़ों आपराधिक मुकदमे हैं तो वो बाहर क्यों बुलाए गए? किसके इशारे पर उन्हें बाहर लाया गया? हम अब पुनः फिर से बिहार को उसी आग में नहीं झोंकना चाहते। यादव बनाम भूमिहार, पिछड़ा बनाम अगरा, ऐसी लड़ाइयों की आग में फिर से बिहार को जलते हम नहीं देख सकते। इसलिए मेरा बिहार की जनता से अपील है, इस बार 2025 में चुनाव है, अच्छे लोगों को जिताकर सदन में भेजिए जो आपकी आवाज को बुलंद कर सके, ना कि हमारे समाज को और गंदा करे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।